देखिए, हमको याद आ रहा है एक पिक्चर है, गाना जिसके बोल थे कि झुकती है दुनिया बस झुकाने वाला चाहिए। चीन के आगे कोई झुके ना झुके, लेकिन आज ड्रैगन ने दुनिया पर एटमी हथियारों की धौंस जमाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और यह बताया कि वक्त के साथ वो दुनिया को झुकाना चाहता है। अमेरिका चीन की अदावत दुनिया जानती है। ट्रंप खुद को सुपर लीडर मानते हैं और जिनपिंग जो है वो आजकल अपना कॉलर खड़ा करके चल रहे हैं। लेकिन आज ड्रैगन ने अमेरिका को उन मिसाइलों की झांकी दिखाई है जो अमेरिका को उसके घर में घुसकर मार सकती है। सुपर पावर बनने की ओढ़ मची है। एक बात जो इन सब के बीच में गौर करने वाली है और जो आपके लिए समझना जरूरी है कि वर्ल्ड ऑर्डर कैसे चेंज हो रहा है और नया वर्ल्ड ऑर्डर जो है उसमें भारत की भूमिका क्या है वो भी आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि मैं ताकतवर हूं ये ठीक है, समझ आता है, लेकिन अगर मैं ही ताकतवर तो फिर यह अहंकार में जाता है और अहंकार किसी चक्की को अमेरिका, चीन और रूस मिलकर पीस रहे हैं। तीनों के बीच में इस वक्त जो कॉमन बात है वो यही है कि सुपर पावर बनने की ओढ़ मची है। ओढ़ दुनिया का दादा बनने की, कि हम ही सब कुछ हैं, हमारे सामने झुक के रहोगे तो मजे में रहोगे। मानो संदेश देना चाह रहे हो कि कायदे में रहोगे तभी फायदे में रहोगे। सब दुनिया को अपनी ताकत से झुकाना चाहते हैं। यह शतरंज का एक ऐसा खेल है जिसकी बिसात पर एक नहीं तीन राजा है और ये राजा है ट्रंप जो कि अमेरिका के हैं, पुतिन रशिया वाले और शी जिनपिंग चाइना वाले। शतरंज के इस खेल में कई प्यादे भी हैं, कई घोड़े भी हैं। कोई 2.5 चाल चल रहा है, कोई 1 चाल चल रहा है, लेकिन शतरंज की बिसात पर महत्वपूर्ण मोहरा ये सब बन रहे हैं। इस खेल में आप पाकिस्तान को प्यादा, नॉर्थ कोरिया को घोड़ा मान सकते हैं। 2.5 कदम चलने वाला नए वर्ल्ड ऑर्डर में इनकी भूमिका भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले 3 राजाओं ने शतरंज की जो बिसात बिछाई उसके जरिए ये तीनों राजा कैसे भारत को साधने में लगे हैं, कैसे भारत पर डोरे डाल रहे हैं और कैसे वो भारत को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि माना यही जा रहा है कि दुनिया पर राज वही करेगा जिसके साथ भारत खड़ा होगा। कैसे, क्यों, वो भी समझाने की कोशिश करते हैं। दरअसल एक तरफ सुपर पावर अमेरिका है जिसके सुपर लीडर ट्रंप का डंडा भांजकर भारत को धौंस दिखा रहे हैं। रूस से तेल बंद कर दो वरना टैरिफ लगा दूंगा। 50% लगा दिए हैं और अगर आने वाले दिनों में ये 100% हो जाए तो हमको आपको हैरानी नहीं होगी, कम से कम वो पुतिन के साथ जो गाड़ी वाली तस्वीर थी उसमें बैठा देखने के बाद। लेकिन शतरंज के बिसात पर दूसरा राजा जो है वो वही रूस है जिसके साथ मोदी जी बैठे थे, जिसने भारत के पुराने और गहरे दोस्ताना रिश्ते, जिसने 1971 में भारत का साथ दिया था जब हम बांग्लादेश में लड़ रहे थे, जो कदम कदम पर भारत के साथ मजबूती से खड़ा रहा है, विश्वास पात्र है भारत का। ट्रंप टैरिफ का जितना डंडा भांज रहे हैं रूस भारत को उतना ही ऑफर दे रहा है। ट्रंप की तमाम धमकियों के बीच रूस खुल्लम खुल्ला भारत को कह रहा है कि भाई और तेल ले लो, हथियार ले लो। शतरंज के बिसात पर चीन जो है वो तीसरा राजा बनने की कोशिश में है। वो चीन रशिया का भी जिगरी है। ट्रंप की टैरिफ वाली दादागिरी तो ड्रैगन भी तोड़ना चाहता है और इसीलिए चीन भी अपने स्वर बदल रहा है। वो चीन जो भारत का एक तरीके से दुश्मन था, अब धीरे धीरे दोस्ती करने की कोशिश कर रहा है। वो भी भारत को खुला ऑफर दे रहा है कि हमसे कारोबार कर लो, चीजें अच्छी हो जाएंगी, रेयर अर्थ मैग्नेट ले लो। तीनों जानते हैं कि भारत उभरती हुई ताकत है और भारत के साथ रहोगे तो मजे में रहोगे, ताकतवर और बनते जाओगे। आत्मनिर्भर बनने की राह फर्राटा भर रही है और इसीलिए भारत से दोस्ती आज सभी को फायदे का सौदा लग रही है। अमेरिका भी बार बार कह रहा है कि हमको बुरा लग रहा है कि वो मोदी जी जो हैं उधर चले गए हैं, हमारी तरफ होते तो ज्यादा अच्छा होता। आप उनके सुरक्षा सलाहकार के बयान सुनिएगा। लेकिन यहां पर जो बात समझना जरूरी है वो ये कि शतरंज के इस खेल में कोई किसी का सगा नहीं है और ये हम स्पष्टता से कह रहे हैं। भले ही तस्वीरें खूब निकल कर आ रही हो, साथ में हाथ पकड़ा जा रहा हो, गाड़ी में बैठ घूमा जा रहा हो, गले लगाया जा रहा हो, यहां पर सब फायदे के यार, सब मतलब के यार। क्योंकि शतरंज के 2 राजा खुलकर भारत के जानी दुश्मन पाकिस्तान पर डोरे डालने में माहिर है। अमेरिका पाकिस्तान को हथियार से लेकर व्यापार तक ऑफर दे रहा है। रही बात चीन की, तो हम और आप सब जानते हैं कि चीन और पाकिस्तान का रिश्ता क्या है। ऑपरेशन सिंदूर आपको याद होगा, कैसे इसी चीन ने बैकडोर से पाकिस्तान को हथियार दिए थे, कैसे इसी चीन के चक्कर में पाकिस्तान जो हमसे थोड़ा बहुत लड़ने की हिम्मत दिखा पाया वो इसी चीन के चक्कर में था। इसी ने सर्विलांस दिए थे। यहां तक कि भारतीय सेना के मूवमेंट की जानकारी भी जो इस्लामाबाद पहुंचाई गई थी वो इसी चीन ने थी। ऐसे में इन पर क्या भरोसा करें, यह संदेह, लेकिन फिर भी इनकी जरूरत है, इसलिए डोरे जो हैं वो भारत पर डाले जा रहे हैं। तो अभी ट्रंप को पता चल गया है कि अगर इंडिया चाइना क्लोज आ जाते हैं और अपने उनके डिफरेंसेस दब जाते हैं तो नॉट ओनली लद्दाख और अरुणाचल बट साउथ चाइना सी में भी जो चाइना के खिलाफ जो बात चल रही है विद इंडियन इन्फ्लुएंस, ये सारा का सारा एकदम खत्म होने लग जाएगा।
और अगर इंडिया चाइना इकट्ठे हो जाते हैं तो साउथ कोरिया का स्टैंड, फिलीपींस का स्टैंड, ताइवान का स्टैंड, इसमें बड़ा फर्क पड़ेगा इन सब कंट्रीज में। तो इस सब को लेकर, और फिर अगर इंडिया और चाइना और रशिया क्लोज आ जाते हैं तो जो ब्रिक्स के ये मेन मेंबर्स हैं, उस समय ब्रिक्स की और ताकत बढ़ जाएगी। देखिए, आसान शब्दों में समझाएं तो सारा खेल जो है वो कूटनीतिक रिश्तों की बारीकियों का है। भारत भी बार बार ये कहता और समझता है कि कूटनीति में कोई भी परमानेंट दोस्त और दुश्मन नहीं है, बल्कि परमानेंट इंटरेस्ट होता है। और यह भी सही है कि भारत को चीन का इतिहास और वर्तमान दोनों पता है। जैसे ही एससीओ समिट से मोदी साहब निकले, उसके अगले दिन जिनपिंग और पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात हो गई। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ मिले। चीन ने फिर दोहराया कि पाकिस्तान जैसे दोस्त को वो कभी नहीं छोड़ सकता, समंदर से गहरी दोस्ती बताया। और तीसरी तस्वीर तो और चौंकाने वाली थी, जहां पर शहबाज शरीफ जो है पुतिन पर डोरे डाल रहे थे। ये माना कि भारत के साथ आपके ताल्लुकात बड़े शानदार हैं। वो कह रहे थे पुतिन से बने रहें, लेकिन हम चाहते हैं कि थोड़ी बहुत भीख हमको भी दे दीजिए, थोड़ा हमें भी मदद कर दीजिए। वो थोड़ा कैजुअल तरीके से रशिया से भीख मांगने की कोशिश कर रहे थे। वो भी सुनवाते हैं। I know and I must say that we respect your relation with India. That's perfectly fine. But we also want to build very strong relations, and these relations will be supplementary and complementary for the good and for the progress and prosperity of the region. In that, I find in you a very dynamic leader, and I want to assure you that I'd like to work with you very closely. वो हमारे वहीं सीरीज में डायलॉग था कि देख रहा है विनोद कैसे अंग्रेजी बोल बोल के पैसा मांगा जा रहा है। शहबाज शरीफ की हालत वही वाली। वैसे पाकिस्तान की हालत किसी से छिपी नहीं है, क्योंकि झंडे में चांद होना और चांद पर झंडा होना, इनमें औकात का फर्क होता है। और भारत पाकिस्तान में फर्क है। उसी दिन से है जिस दिन भारत आजाद हुआ था, उसी दिन पाकिस्तान भी अस्तित्व में आया था। चीन तो बाद में आया। 1949 में कम्युनिस्ट क्रांति हुई। आबादी के लिहाज से फिलहाल ये दो सबसे बड़े पड़ोसी देश है। दोस्त दुश्मन दोनों रहे, लेकिन आज की तारीख में दुनिया के इन दोनों देशों की नजरें हैं। इनमें कोई शक नहीं कि फिलहाल आर्थिक और सामरिक रफ्तार में चीन आगे निकलता दिखाई पड़ रहा है, लेकिन भारत अपनी लोकतांत्रिक चेतना के लिहाज से एक अलग मुकाम पर दिखता है। इससे प्रेरणा लेनी चाहिए, प्रभावित नहीं होना चाहिए। भारत और चीन के विकास की कहानी दरअसल शुरू होने के साथ ही शुरू हो जाती है। हालांकि अलग अलग रास्तों पर चलती रही। भारत ने जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में संसदीय लोकतंत्र और मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया, तो चीन ने माओ त्से तुंग के नेतृत्व में सर्वहारा की क्रांति की और कम्युनिस्ट मॉडल को अख्तियार किया। 50 के दशक में दोनों देशों के बीच संबंध दिखाई पड़े जब भारत चीनी भाई भाई का नारा आया, पंचशील की बात हुई। लेकिन तिब्बत के मसले पर और सीमा विवाद ने खटास पैदा कर दी और 1962 में भारत चीन के युद्ध ने सारे समीकरण बदल दिए। युद्धों और सैन्य तैयारियों से तब तक दूर रहने वाले भारत के लिए एक बहुत बड़ा सबक था। अगले 10 साल में उसे 2 और बड़े युद्ध लड़ने पड़े, 1965, 1971 पाकिस्तान के खिलाफ। 80 के दशक तक भारत और चीन एक साथ फिर आगे बढ़ने लगे, लेकिन फिर 1976 में माओ के निधन के बाद तंग श्याओफंग ने चीनी कमान संभाली और 80 के दशक में वहां राजनीतिक आर्थिक सुधार किए। बढ़ती आबादी पर नियंत्रण के लिए एक बच्चे की नीति लागू की। मार्क्सवादी सैद्धांतिकी से आगे बढ़ते हुए विदेशी निवेश के रास्ते खोजे और निजी पूंजी की गुंजाइश पैदा कर दी। चीन आर्थिक विकास के मोर्चे पर कुलाचे भरता दिखाई पड़ा, लेकिन इसी चीन में थियानमन चौक जैसा कत्लेआम भी हुआ, जिसने अपनी व्यवस्था से नाराज हजारों नौजवानों को गोलियों से भून दिया। खैर, वो पुरानी बात है। चीन के विकास का सिलसिला जो है ये 21वीं सदी की शुरुआत तक चलता रहा। हालांकि भारत की बात करें तो 1991 में भारत भी उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण का रास्ता अपनाता है। एक सोया हुआ देश मानो जैसे जग जाता है और तब से अब तक भारत की आर्थिक विकास जो है एक जादुई कहानी जैसे लगती है। इस आर्थिक विकास के साथ साथ सामाजिक जीवन जो है वो भी काफी बदलता है। 4 फिगर सैलरी का सपना 6 फिगर सैलरी के यथार्थ में बदलता है। साइकिल से घूमने वाला हिंदुस्तानी जो है मध्यम वर्गीय, वो नई नई कार खरीदता है। स्लीपर क्लास से उठकर हम एसी में और विमानों में यात्रा करना शुरू करते हैं। और एक उफनता हुआ समर्थ उच्च मध्य वर्ग है जिसे दुनिया भर के बाजार लुभाने को आतुर है। ये नए दौर का भारत है जिसे चीन अब नजरअंदाज नहीं कर सकता। हालांकि सवाल अभी भी बरकरार है कि क्या विकास के लिए चीन का मॉडल अपनाना चाहिए, क्योंकि चीन में सत्ता की मुखालफत करने की सजा क्या होती है ये सब जानते हैं। और क्या वो भारत में लगेगा, आप सोचिएगा। भारत हालांकि अपने हिसाब से सही चल रहा है। दूसरी तरफ भारत में तमाम तरह के टकरावों के बावजूद
भाषाओं की, धार्मिक आस्थाओं की, तरह तरह की परंपराओं की इज्जत है। हमारे यहाँ बोलने की आजादी है, हमारे यहाँ पूछने की आजादी है, हमारे यहाँ जीवन अपनी तरह जीने की आजादी है। चीन में ये नहीं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां पर एक स्वस्थ, जीवंत और गतिशील समाज जो है वो खुशफहमी से जी रहा है, खुश है, चीजें अपने मन की कर रहा है। चीन में बेशक हम उनकी कार्य कुशलता सीख सकते हैं, लेकिन यह भी सीखना होगा कि अलोकतांत्रिक तौर पर जो तरीकों से हासिल विकास है, क्या वो आम लोगों के जीवन में खुशहाली ला रहा है? ये सोचने वाली बात है।